तो आज हम लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ना है? संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ये जो चैप्टर है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीपी हो या लेखपाल हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मतलब काफ़ी पूछा जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन बन जाता है। तो आज हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर का क्या नाम? तो हम लोगों को पढ़ना है कौन सा चैप्टर? संख्या पद्धति। ये लिख क्यों नहीं जा रहा है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ना है? इसमें नंबरों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा नंबर, जैसे सम संख्या है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, वास्तविक संख्या। ठीक। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? संख्याओं को वर्गीकरण यानी संख्या को दो कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे ना। तो हेडिंग डालो कि संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक। और संख्याओं को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? संख्याओं को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके आप समझ सकते हो। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक है। देखो, संख्याओं को 3 पार्ट में डिवाइड करके समझा जा सकता है। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और समृद्ध संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर। ठीक। और समृद्ध संख्या है तो ये 2 संख्याओं को छोड़ देना है, हम लोग को केवल वास्तविक संख्या पढ़ना है यानी रियल नंबर पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला दशमलव और दूसरा पूर्णांक। ठीक है, इतना लिख लीजिए। हो गया? हो गया। अब देखो, वास्तविक संख्या को कितने पार्ट में डिवाइड किए? दशमलव, एक पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, भी लिख लो, इंटीजर। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? दशमलव को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक शांत दशमलव और दूसरा अशांत। ठीक। और उसके बाद में देखो, हाँ हो गया। वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने, दशमलव और क्या नाम, पूर्णांक में। और दशमलव संख्या कैसा संख्या होता है? कोई भी संख्या लिखा हो, मान लीजिए लिखा है 4 और आपने पॉइंट लगा दिया और 3, 4.3, ये दशमलव हो गया। लेकिन दशमलव में आप दशमलव संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किए हो। ठीक है, दशमलव को 2 पार्ट में डिवाइड किए हो, शांत दशमलव और शांत दशमलव। तो अब पहले हेडिंग डालिए शांत दशमलव। शांत दशमलव। ठीक। देखो, शांत दशमलव किस तरह की संख्या को बोलेंगे? कोई संख्या दिया है 4, 4 को अगर आप 5 से भाग दोगे तो कितना होगा? 4 को 5 से भाग दोगे तो इधर समझ लो 4 है, 5 से अगर भाग दोगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो आप दशमलव लगाओगे और फिर ये हो गया 40, 5 40, कंप्लीट कट गया। यानी किसी संख्या को जब अन्य किसी संख्या से भाग देने के बाद दशमलव के बाद वो पूर्णतः कट जाए, जैसे यहाँ दशमलव लग गया, अब इसका मान लिख सकते हो 0.8 है। यानी दशमलव लगाए और दशमलव लगाने के बाद में 8 बार पहाड़ा टेबल किए ना, कंप्लीट कट गया कि नहीं कट गया? कुछ बचा? तो कोई ऐसी संख्या और किसी अन्य संख्या से भाग देने के बाद में दशमलव के बाद में वो शांत हो जाए यानी पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो इस तरह के दशमलव वाली संख्या को क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। ठीक है, तो शांत दशमलव समझ में आया?
यानी कोई भी संख्या से जब भाग दोगे और भाग देने के बाद में वो दशमलव के बाद में पूर्णतः इसे दशमलव लगाए तो पूर्णतः कट गया, 8 बार टेबल के और कट गया, कुछ शेष नहीं बचा। तो इस तरह की संख्या को क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। जिस तरह 2 है, 2 को भी अगर आप 4 से भाग करोगे तो क्या होगा? 2 से 4 से भाग करोगे तो देखो इधर भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो एक दशमलव लगाओगे, दशमलव लगाए तो 20 हो गया, 5 चौक 20। तो इसमें भी दशमलव के बाद में क्या हो गया? 5। दशमलव के बाद में कंप्लीट कट गया ना। तो इस तरह के दशमलव वाले संख्या शांत दशमलव कहलाते हैं। नाम से ही पता चल जाता है शांत दशमलव। अब दूसरा क्या है? अशांत दशमलव हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो इसको लिख लीजिए। शांत शांत दशमलव को टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, और अशांत दशमलव को नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, हो गया अशांत दशमलव। ठीक, अशांत दशमलव। अब आप अशांत दशमलव को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अशांत दशमलव को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक आवर्ती और दूसरा अनावर्ती। ठीक, दशमलव लिख सकते हो। इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, और यहाँ पर नॉन रिकरिंग। ठीक, डबल आर है, CU। समझ पाए? क्या है अशांत दशमलव? अशांत दशमलव को भी हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आवर्ती या अनावर्ती। यानी आवर्ती को रिकरिंग डेसिमल, अनावर्ती को नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब इसको इस तरह देखो, कोई संख्या मान लीजिए दिया है 1/3, यहाँ पर कर दो 1/3 दिया हुआ है। ठीक, 1/3 को जब भाग दोगे 1 से तो क्या होगा? 1 से भाग करके देखो यहाँ पर, 1 को अगर आप 3 से भाग कर दिए तो भाग होगा? दशमलव लगाओगे, हो गया 10, 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ा दोगे क्योंकि दशमलव लगा है, फिर 3 हो गया, फिर 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 दशमलव लगा, 0 बढ़ा दिए। इस तरह कटेगा कभी? तो ऐसी संख्या है जो किसी अन्य संख्या से भाग देने के बाद में वो बार बार संख्या रिपीट हो। ठीक है, आवर्ती मतलब होता है, रिकरिंग मतलब होता है रिपीट। जो दशमलव के बाद में अगर बार बार संख्या रिपीट हो रही हो तो इस तरह की संख्या क्या है? आवर्ती। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल में यहाँ लिख सकते हो, उदाहरण में ये वाली संख्या बराबर 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह। समझ पाए? इसी तरह अनावर्ती देखो, अनावर्ती संख्या क्या है? ऐसी कोई संख्या है जिसको अन्य संख्या से भाग देने के बाद क्या नाम है कि उसका, जैसे मान लो कि लिखा है 22/7, 22/7 को जब भाग दोगे 7 से तो क्या होगा? 7 से भाग दो, 7 त्रिक 21 हो गया, कितना बचा? 1, दशमलव लगा दिया, अब 10 हो गया। 7 एकम 7, फिर कितना बचा? 3, और दशमलव लगा हुआ तो 0 बढ़ा दे, 30 हो गया, 7 चौक 28। उसके बाद में 28 लिख दिया, कितना बचा? 2, तो हो गया, घटाए तो 2 बचा। ठीक,
अब दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा दिए, 7 दूना 14, 14 के बाद 6 हो गया। अभी 6 दशमलव लगा है 6 हो गया, फिर 0 बढ़ाए 60 हो गया, 7 7 49, 7 8 56। अब इसमें देखो इस तरह की संख्या में जब आपने एक में जब 3 से भाग दिए तो दशमलव के बाद में वही संख्या बार बार आ रही थी, यानी एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही थी। तो एक ही संख्या जब बार बार रिपीट होती तो रिकरिंग डेसिमल होता है। और जब कोई ऐसा संख्या जैसे 22/7 है, यानी 22 को अगर 7 से भाग दे रहे हो तो भाग देने के बाद में दशमलव के बाद में संख्या बदल जा रही है, यानी ऐसी संख्या जब किसी अन्य संख्या से भाग देने के बाद और दशमलव के बाद में अगर संख्या बदल बदल कर आ रही है यानी चेंज हो जा रही है तो इस तरह की संख्या को क्या बोलते हैं? अनावर्ती डेसिमल, यानी नॉन रिकरिंग। समझ पाए? तो हम लोगों ने क्या क्या मतलब अशांत दशमलव को भी 2 पार्ट में डिवाइड किए, आवर्ती दशमलव यानी रिकरिंग डेसिमल, अनावर्ती डेसिमल यानी नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो इस तरह से हम लोगों ने डेसिमल के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए। समझ में आया? तो हम लोगों ने वास्तविक संख्या को यानी रियल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किए थे? 2 पार्ट में, एक दशमलव और दूसरा पूर्णांक यानी इंटीजर। तो दशमलव हम लोग पढ़ चुके, दशमलव को भी दो क्या नाम है कि कई पार्ट में डिवाइड करके समझे। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? इंटीजर। ठीक है, यानी पूर्णांक। हेडिंग डालो पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर, इंटीजर। ठीक। अब पूर्णांक को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। देखो धनात्मक पूर्णांक को बोलते हैं क्या नाम है पॉजिटिव इंटीजर, और ऋणात्मक पूर्णांक को नेगेटिव इंटीजर, यानी -1, -1, -2, -3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। समझ पाए? यानी जो माइनस वाला वैल्यू होता है -1 से लेकर इनफाइनाइट तक ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक। और जो +1 से +1, +2 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक, तो ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। समझ पाए? तो पूर्णांक के बारे में समझ पाए, यानी जो माइनस वाला है यानी -1 से लेकर इनफाइनाइट तक और +1 से लेकर इनफाइनाइट तक दोनों पूर्णांक है, इसको धनात्मक पूर्णांक, इसको ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या नाम है कि पूर्ण संख्या। लिखो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ना लिखो, पहले लिखो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक। हेडिंग डाले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो क्या है? हाँ प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। ठीक। और दूसरा हेडिंग है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब पूर्ण मतलब क्या हो गया? पूरा यानी होल नंबर। ठीक, होल नंबर। अब देखो इधर, देखो ये क्या है? 1 से स्टार्ट हुआ इनफाइनाइट तक। ठीक। कौन सा ऐसा संख्या है जो प्राकृतिक संख्या में नहीं है यानी नेचुरल नंबर में नहीं है? 1, 2, 3, 4 यानी 1 से लेकर जितनी भी संख्या है सारा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है। तो कौन सा संख्या छूट रहा है? 0, यानी 0 से स्टार्ट कर दो, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक अगर वो संख्या लिखी है 0 से स्टार्ट है तो वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। 1 से स्टार्ट है तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हेडिंग डालिए क्या नाम है कि सम संख्या। सम
संख्या इवन नंबर। इसमें लिखो ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए। उदाहरण 4, 6, 8, 10। ऐसी संख्या, सम संख्या यानी इवन नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 4, 4, 8। ठीक। अब लिखो विषम संख्या। हाँ, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड न हो। 3, 5, 7, 9। उदाहरण देखो, विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 3, 5, 7, 8, 3, 5, 7, 9। ठीक है, आदि इस तरह। सम संख्या पर हो गया, विषम संख्या हो गया। अब हम लोग को क्या बचा? इसको लिख लीजिए पहले। अब हेडिंग डालिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक। और दूसरा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जानने से पहले हम लोग जानेंगे गुणनखंड क्या होता है। ठीक। तो गुणनखंड पहले लिख लो, गुणनखंड जिसको बोलते हैं फैक्टर। ठीक। देखो देखो इधर, जैसे मान लीजिए 24 लिखा है। कौन सी संख्या है जो 24 के कट सकता है? एक 24 से भाग करेगा, 2 24 को काट देगा, 3 24 को काट देगा, 4 24 को काट देगा। ठीक। 6 24 को काट देगा, 8 24 को काट देगा, उसके बाद में 12 24 को काट देगा और खुद 24। ठीक। तो 1 2 3 4 6 12 24 और 2 8, ये सब क्या है? ये गुणनखंड है। किसके? 24 के। यानी जो ऐसी संख्या जो दी हुई संख्या को कट कर दे यानी डिवाइड कर दे, वो सारी संख्या क्या होता है? गुणनखंड होता है, यानी फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है 36, तो 36 कोई भी संख्या एक को खुद से तो हमेशा कटेगा, 1 से कटेगा, उसके बाद में 3 से कटेगा, 9 चौक 36 होता है, यानी 4 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, और 12 3 36, 12 से कट रहा है, और 18 दूना 36, और उसके बाद में खुद से कटेगा। ठीक। तो एक ये जितने भी संख्या दिया है 1 3 4 9 12 18 36, ये क्या है? ये गुणनखंड है। किसके? 36 के। और गुणनखंड समझ में आ गया। अब हम लोग को सीखना है गुणज यानी मल्टीपल। हेडिंग डालो, गुणज, मल्टीपल, मल्टीपल। ठीक। देखो मल्टीपल क्या होता है? जैसे 36 था, इधर देखो 36 था, 36 को जो संख्या काट दिया, ठीक है, यानी कट कर दिया, डिवाइड कर दिया, जितनी भी संख्या 36 को डिवाइड की हैं वो सारी संख्या क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। किसका? 36 का। अब गुणज में क्या बताना है? जो संख्या है, मान लीजिए 12 है, ठीक है, 12 से जो संख्या कट जाए। इसमें था कि जो संख्या काट दे, यानी 36 को जो संख्या काट दे तो वो हो गया तुम्हारा गुणनखंड। और जो दी हुई संख्या है, जिसे दी हुई संख्या क्या है? 12, और 12 से जो संख्या कट जाए तो 12 से संख्या क्या कटेगा? 12 का खुद कटेगा, फिर 24, फिर 36, ऐसे से। ठीक। समझ लो एक हिसाब से टेबल कह सकते हो, पहाड़ा, यानी दी हुई संख्या
वो क्या नाम है कि जो भी संख्या दिया रहेगा, अगर वो दी हुई संख्या को अगर काट देता है तो वो संख्या क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, गुणज। गुणज समझ पाए? ठीक। इसी तरह एक और समझ लो, जैसे 3 लिखा है, तो 3 का अगर हम कहें तो गुणज लिखने के लिए कि 5 गुणज लिखो तो क्या क्या लिखोगे, 3 एकम 3, 3 लिख दोगे। फिर 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 पचे 15। ये 3 का 5 गुणज हो गया। ठीक है, गुणज का मतलब इतना समझ लीजिए, केवल पहाड़ा है बस। ठीक, टेबल कर दोगे तो उसका गुणज हो गया। समझ पाया? तो अभाज्य संख्या जानने के लिए पहले हम लोगों को क्या जानना पड़ा, गुणनखंड और गुणज। ठीक, अब हेडिंग डालिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या हेडिंग डालिए, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हों। फैक्टर तो पता चल गया ना कि जो जो संख्या खुद से काट दे। जैसे मान लीजिए 2 लिखा है, तो कौन सी संख्या है कि जो 2 को काट करेगा? एक तो खुद से कटे करे। ठीक, खुद से कट होगा, और एक 1 से, यानी 1 से और खुद से। तो उसके कितने फैक्टर हैं? 2। तो ये प्राइम नंबर है। इसी तरह 3 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, तो ये भी प्राइम नंबर है। इसी तरह 5 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 9 क्या है, प्राइम नंबर है। इसके पहले क्या करोगे, गुणनखंड करोगे। इसका मतलब गुणनखंड बताओगे, इसका क्या क्या होगा। एक तो 1 से कटेगा, एक तो 3 से कटेगा और खुद से कटेगा। और प्राइम नंबर होने का मतलब परिभाषा क्या है कि कम से कम केवल 2 ही फैक्टर हो। तो इसमें कितने फैक्टर हैं? तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो वो प्राइम नंबर होता है। तो ये सब एग्जाम्पल में लिख लेना। जैसे 7 भी लिख सकते हो, 11 लिख सकते हो, 13 लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग को हेडिंग क्या पढ़ना है, अभाज्य संख्या हो गया। ठीक, अब भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्या हेडिंग डालो, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर। हो गया। अब भाज्य संख्या क्या होगा? भाज्य संख्या का परिभाषा है कि ऐसी संख्या जिसका कम से कम मतलब 2 फैक्टर से ज़्यादा हो। अब भाज्य संख्या में केवल 2 ही फैक्टर हो और 2 फैक्टर से अधिक हो। ठीक है, तो वो क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए 6 लिखा आपने। ठीक, तो 6 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गया ना, 2 से ज़्यादा है ना। तो अगर उसका फैक्टर 2 से अधिक हो तो वो सारी संख्या क्या है, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर है। समझ में आया? इसी तरह मान लीजिए 12 है, तो 12 को करोगे तो क्या होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो क्या है, 2 से, इसका गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक हो गया। तो क्या है, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अभाज्य संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, एक है सह संख्या। अभाज्य संख्या। अब हेडिंग डालिए सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। ठीक, देखो सहभाज्य संख्या समझो इधर, अभाज्य संख्या जुड़ा है ना, यानी प्राइम नंबर।
को का मतलब होता है साथ, देखो इधर को का मतलब होता है साथ है, और प्राइम मतलब यानी दो, मतलब कोई दो संख्या ऐसी हो साथ में ग्रुप में, जैसे 4 और 3 दोनों ग्रुप में है। अब इन दोनों का अगर हम मासा मासा बताए यानी एचसीएफ तो कितना होगा 1, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कोई संख्या कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है। यानी दो संख्याओं का ऐसा इस तरह ग्रुप में लिखा जाए कि इन दोनों के बीच में कोई संख्या कॉमन ना हो। जैसे कॉमन का मतलब क्या, अगर हम 4 और 8 लिख दिए तो 4 8 में कॉमन क्या होगा, अगर 2 कॉमन कर दोगे तो क्या होगा, 2 बचेगा, ये 4 बचेगा। ये 4 अगर 4 ही डायरेक्ट कॉमन कर दो, ठीक, 4 कॉमन कर लिए तो 1 बचा और 8 बचा, कॉमन हो गया कि नहीं कॉमन हो गया। तो इस तरह का संख्या नहीं, ऐसे दो संख्याओं का ग्रुप जो उन दोनों के बीच में कोई संख्या कॉमन ना हो और उनका एचसीएफ यानी मासा 1 हो। इन दोनों के कौन सा ऐसा संख्या है कि दोनों को कट कर सकता है, एक ही ऐसी संख्या है ना कि जो 4 को भी कट करेगा और 3 को कट करेगा, और जो संख्या दोनों को कट करता है वही एचसीएफ होता है, मासा होता है। समझ पाए। तो को प्राइम नंबर का मतलब ये हो गया कि दो संख्याओं का ऐसा ग्रुप जिसमें कोई संख्या कॉमन ना हो। और कोई संख्या बताओ, 4 3 हो गया, इसी तरह 5 और 9 लिख सकते हो, ठीक, 7 8 लिख सकते हो, ये सब क्या है, उदाहरण करके डालकर लिख सकते हो। उसके बाद में इसी तरह 9 और 10 लिख सकते हो, ये सब क्या है, को प्राइम यानी सहभाज्य है। उसके बाद में हम लोग को पढ़ना है जुड़वा नंबर, जुड़वा यानी ट्विन नंबर, ठीक, ट्विन नंबर, इसको भी लिख लीजिए। देखो जुड़वा नंबर, ठीक, इसी के नाम में ही लिखा हुआ है जुड़वा, ठीक है, जुड़वा यानी ट्विन नंबर। लेकिन इसमें क्या बताना है कि दो संख्याओं का ऐसा ग्रुप होना चाहिए कि दो का दोनों प्राइम नंबर हो, ठीक, यानी अभाज्य संख्या हो। जैसे अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, तो जैसे एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, ये दोनों अभाज्य संख्या है। उदाहरण करके लिख लो इसका, ये 5 है, 3 और 5 दोनों भाज्य है ना, और इन दोनों को अगर साथ में कर दो तो क्या होगा, और पहली शर्त ये है कि दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, और दूसरा शर्त ये है कि दोनों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। 3 और 5 के बीच में कितना अंतर है, 2 है। तो इस तरह के संख्या को क्या बोलेंगे, ट्विन नंबर, ठीक है। तो आप ट्विन नंबर को किस तरह परिभाषित करोगे, ट्विन नंबर को आप कह सकते हो कि ऐसी दो संख्याओं का ग्रुप जो दो का दो दोनों मतलब प्राइम नंबर हो और उनके बीच का अंतर 2 हो। ऐसी कौन कौन सी संख्या है, कोई और बताओ। 5 और 7, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 2 का। इसी तरह 11 और 13 बता दो, ठीक, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, इन दोनों के बीच का कितना अंतर है, 2 है। समझ पाए। तो जुड़वा नंबर समझ पाए। तो ऐसी संख्या, ऐसे दो संख्याओं का ग्रुप जो दोनों संख्या प्राइम नंबर हो और दोनों के बीच का अंतर 2 हो, तो ऐसी संख्या को ट्विन नंबर कहते हैं। समझ में आ गया। अब हम लोग जितने भी प्रकार के संख्या होते सारी संख्या हम लोगों ने पढ़ चुके, ठीक है। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, ट्विन नंबर, और उसके बाद में दशमलव का भी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब नंबर सिस्टम में जो अब दूसरा टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है उसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हर एक पेपर में, हर एक मतलब किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आता है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। लिखिए, आप हेडिंग डालिए विभाज्यता का नियम, यानी डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल।
ठीक, देखो विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल। तो आप लोग पहले लिखिए डिविजिबिलिटी रूल 2 का रूल। ठीक, 2 का नियम ये है कि कोई भी संख्या दिया रहेगा उसका लास्ट का अंक अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो समझ लीजिए क्या होगा, वो 2 से विभाजित होगा। लिख लीजिए लास्ट का अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, समझ पाए। देख लास्ट का जैसे लिखा है 4 8 5 3 2, तो लास्ट का अंक कितना 2 है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड होगा। उदाहरण डाल के लिख सकते हो। इसी तरह एक उदाहरण और लिख दो 5 4 6 3 2 8। दो का रूल हो गया। अब लिखिए रूल नंबर 4 का लिखो। 4 का होगा लास्ट का 2 अंक अगर 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 97 81 32। समझ पाए। देखो 2 का विभाज्यता का नियम क्या है, इधर देखो 2 का विभाज्यता का नियम है कि लास्ट का एक अंक, लास्ट का अगर एक अंक 2 से अगर कट रहा हो, ठीक है, लास्ट का एक अंक अगर 2 से कट रहा हो, देखो लास्ट का अंक कितना है, समझाया करे तो देखा करो, बाद में तुम पूछ लेना क्या है, नहीं तो वीडियो खराब होगा ना उस तरह। लास्ट का एक अंक किससे होगा 2 से कटना चाहिए, तो केवल आपका लास्ट का एक अंक देखना है, पूरा नहीं देखना है। ये लास्ट का एक अंक 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, 8 भी, तो ये समझ लो कि पूरी संख्या 2 से कटेगा। 4 का नियम क्या, 4 का नियम है लास्ट का 2 अंक देखना है। ठीक, लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो समझ लो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो लास्ट का 2 अंक ये हो गया ना। अब 32 4 से कट रहा है, 8 चौक 32, तो क्या हो गया, ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। 8 का नियम कहता है कि लास्ट का 3 अंक आपको देखना है। लास्ट का 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो सारी संख्या 8 से कटेगी। तो देखो लास्ट का 3 अंक है तो 416 लिखा है, 416 को अगर आप 8 से भाग दोगे तो 8 पंचे 40 हो गया, एक बचा 16, 8 दूना 16, कंप्लीट कट गया कि नहीं कट गया। लास्ट का अगर 3 अंक अगर 8 से कट जा रहा है तो दी हुई पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। समझ में आया। तो हम लोगों ने 2 4 8 2 4 8 का रूल सीख चुके हैं। ठीक, अब हम लोग को सीखना है 3 और 9 का। अब हेडिंग डालिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल कहता है दी हुई संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, जो भी संख्या दिया रहेगा उस संख्या को ऐड कर लेना है। जैसे मान लीजिए 6 3 5 7 7, तो उसके बाद में 8 1 6, इतना संख्या लिखा है। देखो इतना संख्या लिखा है, इन संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद में अगर वो 3 से कट जा रहा है, 6 3 कितना होगा 9 और 9 5, 6 3 9, 9 5 9 5 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29, 29 31 और 30 और 6 36, 36 3 से कटेगा।
तो ये क्या हो गया, ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो 3 का नियम ये कहता है कि जो भी संख्या दिया रहेगा उस सारी संख्या को आपस में जोड़ने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। इसी तरह 9 का भी है, 9 का रूल भी इसी तरह है। ठीक, अब यहाँ पर केवल इतना चेंज कर दो, 3 की जगह पर 9 लिख दो। ठीक है, अब यही एग्जाम्पल ये भी समझ लो कि जो 9 का रूल भी यही है कि दी हुई संख्या को आपस में जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद में अगर 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो संख्या क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। ऐड किया था 36 आया, 36 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो क्या हो गया, कट जाएगा। तो ये भी संख्या 9 से डिवाइड है। लेकिन तो ये समझो, अगर 3 से कोई संख्या कटती है तो ज़रूरी नहीं कि वो 9 से कटे, नेम तो सेम है कि मतलब आपस में जोड़ दो और जोड़ने के बाद में अगर वो कट रहा है 3 से तो वो संख्या 3 से कटेगी। सारी संख्या को आपस में जोड़ दो और ये पता चल जाएगा कि 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कटेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं क्योंकि जो संख्या 3 से कटे वही संख्या 9 से भी कटे। जैसे 15 किससे कटता है, 3 से कटता है लेकिन 9 से नहीं कटता है ना। तो केवल इतना ही अंतर है, समझ पाए। तो हम लोगों ने 2 का रूल सीखा, 4 हो गया, 8 हो गया, 3 और 9। अब हम लोग को क्या करना है, 5 का रूल तो वैसे बहुत सिंपल है। कैसे पता चलेगा, कैसे पता करोगे कौन सा संख्या 5 से कट रहा है, लास्ट का अंक। ठीक है, लास्ट का अंक आपको देखना है, लास्ट का अंक 0 या 5 हो। लास्ट में कोई अंक अगर 0 दिया है, मान लीजिए कि 9, 9, 8, 7, 6, 5, लास्ट में अगर 5 दिया है तो संख्या 5 से कटेगा। ठीक, 4, 3, 2, 6, 0। और लास्ट में अगर 0 दिया है, देखो लास्ट में 0 दिया, लास्ट में 5 दिया है तो संख्या 5 से कटेगा। लिख लीजिए। आज केवल रूल ही रूल। अब हम लोग को सीखना है 7 और 11। ठीक, 7 का रूल कहता है कि कोई संख्या दिया रहेगा, उसके लास्ट वाले संख्या को दुगना करके उस संख्या में घटा देना है। समझ पाए। जैसे मान लीजिए लिखा है कि 8, 8 और 2, ये संख्या दिया है, लास्ट का संख्या क्या है, 2। अब 2 का दुगना करके इसमें घटा देना है। 2 का दुगना करोगे तो क्या होगा, 2 का दुगना किया 4 हो गया। अब 4 इसमें इस वाले संख्या को छोड़ देना है, जिसको दुगना करोगे उसको छोड़ दोगे, यानी 2 है, 2 का दुगना किया 4 हो गया। अब 2 को छोड़ दोगे केवल 88, और 88 में से 4 घटाओगे तो क्या होगा, 84। अब कौन सी संख्या से 84 कटता है, 14 सते 84 होता है ना, यानी 14 को 7 बार टेबल किए, यानी 7 से कट रहा है। तो कोई भी संख्या दिया रहेगा उसके लास्ट के अंक को दुगना करके और फिर उसको छोड़ भी देना है, दुगना करके उसमें घटाते जाना है। जब ये पता चल जाए कन्फर्म कि हाँ 7 से कट रहा है तो वहीं पर छोड़ देना, यानी 7 से कटेगा। समझ पाए। तो 7 का नियम समझ पाए। 7 के नियम में क्या करना है कि लास्ट वाले अंक को दुगना करके और उसको इसमें जो जिस अंक को दुगना करोगे उसको छोड़ भी देना है। जैसे 2 को आपने दुगना किया 4 हुआ, अब 88 में से 4 घटा दिए 84, और 84 7 से कटता है। ठीक, तो ये पूरी संख्या 7 से कटेगी इस तरह। उसके बाद में अब क्या करना है, अब 11 का रूल ये है कि सम संख्या, यहाँ लिख लो, सम संख्या का योग माइनस विषम का योग देखो इधर, अगर कोई संख्या को ये जानना हो, ठीक है, कि कौन सा संख्या 11 से कट रहा है, तो सम संख्याओं का योग कर देना है और विषम संख्याओं का योग, और उसके बाद घटाने के बाद
11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि दी हुई संख्याओं का, जो भी संख्या दिया हो उसका सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग का अंतर अगर 0 या 11 आ जाए तो वो सारी संख्या 11 से कटेगी। सम संख्या मतलब क्या हुआ, ये इकाई अंक पे है ना, इधर से देखो ये इकाई अंक पर है और ये दहाई अंक पर है, तो जब दहाई अंक से स्टार्ट करोगे तब वो सम संख्या कहलाएगी। चाहे इधर से देख लो, पहला वाला एक है ना, इकाई अंक पर है, वैसे इकाई अंक इधर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, सम संख्याओं का योग है, तो सम क्या होगा 6 वाला दूसरा नंबर, तो और एक एक संख्या छोड़ देना है। 6 से स्टार्ट किए 7 पर गए, फिर 7 से स्टार्ट करके 9 पर गए, 9 से फिर 2 पर, इनको आपस में जोड़ लो, 2 + 6 + 7 + 6, यही तो है, ये सम संख्याओं का योग हो गया। और विषम संख्या यानी 9 से 0, 0 से फिर 9 और 9 से फिर 3, आगे कुछ है नहीं तो यहीं तक। तो 9 में क्या 9 किए और फिर 0, उसके बाद में फिर 9, उसके बाद में 3, ये हो गया। अब इसको आपस में ऐड कर लो, 6 से 12 और 12 तो 14, 14 7 21, 21 हो गया। और फिर यहाँ पर 9 9 18, 18 3 21, 21 हो गया। अब दोनों को घटाओ, क्या हो गया 0। अगर घटाने पर या तो 0 आ जाए और या 11 आ जाए तो सारी संख्या क्या है 11 से कटेगा। समझ पाए। इसी तरह आपको क्या करना है, दूसरे संख्या में भी देख लो। सम संख्या क्या है 4, 4 के बाद एक संख्या छोड़ देना, 8, 8 के बाद 9, यानी तो 9 + 8 + 4, फिर माइनस कर देना है, 3 2 और 2 के बाद 5, 3 2 5 और 5 10। ठीक, समझ पाए। इसको भी उसी तरह लिख दो, पहले 3 है, फिर 3 के बाद में क्या है 2 है, 2 के बाद 5। अब इसको करोगे 9 9 8 17, 17 4 21, 21 में 3 2 5 5 1 10, 21 में से 10 घटाओगे तो 11। समझ पाए। यानी कोई भी संख्या है उसको सम संख्या का योग और विषम संख्या को योग का अंतर अगर 0 और 11 आ जाए तो संख्या क्या होगा 11 से कटेगा। ठीक है, समझ पाए। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने सारी संख्याओं के बारे में जाना, उसके बाद में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में कि मतलब किस तरह कौन संख्या 2 से कटेगा, कौन संख्या 4 से कटेगा बिना भाग के उसको पता करने के लिए 11 का रूल हो गया, ठीक 7 का भी हो गया। समझ पाए।